Namaskar, welcome to Ojha English Warriors. This is Pankaj Ojha, and today we are going to do some very critical questions regarding your examination, which is going to happen on 14th of June. So these questions are very important. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले दो सेट हमने 30-30 के करा दिए हैं। ये भी सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि किसी बोर्ड के जैसे कि कोई बोर्ड पेपर बनाता है, जैसे कि यूपीटीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, लेकिन यूपीपीएससी में ये जनरली नहीं होता। तो निश्चिंत रहिए, किसी बोर्ड में किसी अर्ध सरकारी सेवा के लिए कोई पेपर बनाया जाए तो उसमें कई बार संभावनाएं रहती हैं, और वो दिखा भी हमें, जिसके लिए हम पूरी तरह से कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे। और जो इसके पहले जो यूपीटीजीटी इंग्लिश वाली जो वैकेंसी है, उस पे तो देखिए, जब तक वो कैंसिल नहीं होता तब तक तो हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं। Khushwant Singh's defining partisan novel, Train to Pakistan, is set in the summer of 1947. What is the name of the fictional peaceful border village where the brutal reality of the partisan finally shatters the communal harmony between Sikhs and Muslims? Question number 1. You are supposed to respond. 4 options are given. Respond. Manu Majra, Malgudi, कांथापुरा, मैकांडो। 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर जिन लोगों ने ए रिस्पॉन्ड किया है वो सब के सब सही हैं। ए जवाब देने वाले यहाँ सही होंगे, ध्यान में रखिएगा। जो मानो माजरा वो गांव है जहाँ विभाजन से पहले हिंदू, सिख और मुस्लिम शांति से रहते थे, लेकिन दंगों ने सब बर्बाद कर दिया। ध्यान में रखिए। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है regarding Mano Majra. It is the, you can say, idyllic village torn apart by external forces during the partition. तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In his highly systematic treatise Poetics, Aristotle famously divided tragedy into 6 constituent elements. Which of the element does he explicitly argue is the soul and the most important element of tragedy? Question number 2. कौन सा जो एलिमेंट है उसे अरिस्टोटल ने सोल बोला है ट्रेजेडी की, आपको बताना है यहाँ पर। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्लॉट को, किसको, प्लॉट को इन्होंने सोल बोला है ट्रेजेडी की। तो इसको ध्यान में रखिएगा, किसको सोल बोला है, प्लॉट को सोल बोला है, ये ध्यान में रखिए। अरस्तु के अनुसार किसी भी नाटक की जो आत्मा है, किसी भी ट्रेजेडी की जो आत्मा है, उसकी कहानी या कथानक, जिसे इंग्लिश में प्लॉट कहते हैं, वो होती है ना कि कैरेक्टर। ठीक, तो प्लॉट याद रखिएगा, इन्होंने प्लॉट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इसे ट्रेजेडी की क्या बोला है, सोल बोला है। Dr. Samuel Johnson, the formidable 18th century critic, was famously hostile to John Milton's pastoral elegy Lycidas. What was Johnson's primarily objection to the poem? क्या था ऑब्जेक्शन पोएम के रिगार्डिंग? लिसिडास को क्यों नहीं पसंद करते थे डॉक्टर जॉनसन? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इट्स अंडरलाइंग रोमन कैथोलिक थियोलॉजी, its inherent improbability and use of artificial pastoral convention to express grief, its use of blancos instead of heroic couplets, its overly simplistic and uneducated vocab. तो यहाँ पर लेट मी टेल यू, बी रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब सही होंगे, बी रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे। ध्यान में रखिए इस बात को। जॉनसन को ये पसंद नहीं आया कि मिल्टन ने असली दुख को नकली शेफर्ड और पुरानी मिथिकल स्टोरीज के पीछे छिपा दिया। ठीक, ये चीज नहीं पसंद आया। जॉनसन हेटेड द फेक शेफर्ड्स एंड माइथोलॉजिकल रेफरेंस, ओके, finding them insincere. Keep this in mind. Let's move on to next question. In chapter
Okay. In chapter 14 of Biographia Literaria, S.T. Coleridge introduces a crucial critical concept to explain how readers interact with poetry, particularly the supernatural. He describes this state of mind as four options are given: dissociation of sensibility, egotistical sublime, willing suspension of disbelief, spontaneous overflow of powerful feelings. सो क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्ड करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 में जिन लोगों ने यहाँ पर सी रिस्पॉन्ड किया है वो सबके सब सही होंगे, ध्यान में रखिएगा। सी रिस्पॉन्ड करने, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो कॉलरिज बेसिकली ये मानते थे कि जो रीडर को थोड़ी देर के लिए अपना अविश्वास भूल जाना चाहिए ताकि वो कहानी का मजा ले सके। ओके, जैसे रोहित शेट्टी की फिल्मों में उड़ती हुई कारों को देखकर आप लॉजिक नहीं लगाते ना, वही कहते हैं कुछ देर के लिए अपने अविश्वास को सस्पेंड कर दीजिए। अविश्वास को थोड़ा सा मतलब मत मानिए, अपने अविश्वास को, अपने तर्क को क्या कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। सो द सेम Coleridge was basically of the view that readers must temporarily set aside their logical doubts to enjoy fantastic or magical stories of the movies, novels, etc. and etc. ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ सी जवाब देने वाले सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In his revolutionary preface to the lyrical ballads 1800, William Wordsworth seeks to democratize poetry. How does he famously define the identity of the poet in this essay? Question number 5 का जवाब देना है। 4 options are given और क्या सही जवाब होगा? मैन स्पीकिंग टू मैन, द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द यूनिवर्स, और वर्ड्स, द डिवाइन वेसल टच्ड बाय द म्यूजेस, अ साइंटिस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ए रिस्पॉन्ड किया है वो सबके सब सही हैं। ये हम सभी को पता है कि वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोएट कोई देवता नहीं है, बल्कि वो आम इंसानों से बात करने वाला एक आम इंसान है। गॉट इट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन फेमसली क्रिटिसाइज्ड द मेटाफिजिकल पोएट्स यूज ऑफ कंसीट, a startling extended metaphor we all know. Which of the following is Johnson's exact critical phrase describing their technique? The perfect balance of emotion and intellect, the spontaneous overflow of complex thoughts, the objective correlative of abstract philosophy, the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ना यहाँ डी रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब लोग सही होंगे। डी रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे। जॉनसन ने कहा कि ये कभी बिल्कुल अलग अलग विचारों को जबरदस्ती मतलब वायलेंटली, भाई वायलेंस ही है ज़बरदस्ती। आप जो दो विचार जो बिल्कुल सेम नहीं है उन्हें एक साथ जोड़ते हैं। हाँ, प्यार की तुलना आप कंपास से कर रहे हो, तो इसे एक तरह के वायलेंस माना। किसने माना? जॉनसन ने माना। सो यू कैन से जॉनसन क्रिटिसाइज देम फॉर फोर्सिंग कंप्लीटली अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स टुगेदर जस्ट टू साउंड क्लेवर। The traditional Italian or Petrarchan sonnet is defined by a very specific structural division. Which of the following accurately describes this structure? क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चारों ऑप्शंस को देखिए और जवाब दीजिए। 4 ऑप्शंस आर गिवन, 3 quatrains followed by a rhyming couplet, an octave means 8 lines, posing a problem followed by a volta means turn, and sestet 6 lines offering resolution. Option C, 14 continuous lines of blank verse with no rhyming pattern. Option D is sestet followed by an octave rhyming alternative. So you are supposed to respond this. Question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आंसर बी। ओके, ये यही तो पूछा गया है। क्या पूछा गया? ट्रेडिशनल इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट इज डिफाइंड बाय अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल डिवीजन। तो क्या होता है इस सोनेट में? पहली 8 लाइन समस्या बताती हैं, फिर एक बदलाव आता है जिसे वोल्टा कहते हैं, और अंतिम 6 पंक्तियां समाधान बताती हैं। यही तो होता है ना। द पेट्रार्कन सोनेट स्प्लिट्स
It's 14 lines into 8 line problem and 6 line answer or solution, you can say. Very good. Let's move on to next question. Question number 8. Which of the following metrical structures accurately describes the traditional English ballad stanza? Again, very important question. Quatrains of iambic pentameter rhyming A, double A, double B. Tercets of trochaic tetrameter rhyming triple A. Quatrains alternating between iambic tetrameter, 4 beats, and iambic trimeter, 3 beats, typically rhyming A, B, C, B. 6 line stanza of dactylic hexameter. That's again very important question. I would say this is very important question. ध्यान में रखिएगा, very important. Okay? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, 38 का जवाब देना है. तो यहाँ पे सही आंसर मेरे हिसाब से यहाँ सी होगा. ध्यान में रखिए, अगर आपने गहराई से पढ़ा है, इसके पहले भी मैंने कहा रहा है, बैलेट एक तरह से अगर हम हिंदी में कहें तो लोकगीत. इसमें 4 और 3 बीट्स की लाइनें बारी बारी से आती हैं, जिससे इसे आसानी से गाया जा सके. ध्यान में रखिए, बैलेट यूज एन अल्टरनेटिंग 4 बीट and 3 beat rhythm to create a musical storytelling pace. ध्यान में रखिए. Which prominent postmodern philosopher wrote the influential treatise Simulacra and Simulation, arguing that contemporary society has replaced all reality and meaning with symbols of science, creating a hyper reality? That's again a fantastic question when it comes to GIC lecturer English. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है आपको. 4 ऑप्शंस आर गिवन और चारों ऑप्शंस में जीन बॉड्रिलार्ड का नाम है, माइकल फुकाल्ट का नाम है, रोनाल्ड बार्थेस का नाम है, जैक्स डेरिडा का नाम है. तो आपको बताना होगा. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? बॉड्रिलार्ड. ठीक है, जीन बॉड्रिलार्ड यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे. ध्यान में रखिए. और इसका मतलब क्या है? तो बॉड्रिलार्ड का कहना था कि आज की दुनिया में नकल और प्रतीक, ठीक है, नकल और प्रतीक समझ रहे हैं, कहने का मतलब असली चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं. ये हाइपर रियलिटी हो गई है. नहीं समझे आप ऐसे समझिए कि इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकर खुद को इतना बदल लेना कि आईना भी कंफ्यूज हो जाए. तो Baudrillard argued that media and symbols have become more real than reality itself. आज हम जो इंस्टा पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, वही सही मानते हैं. रियलिटी तो हम देख ही नहीं पाते. वही यहाँ पे जो बॉड्रिलार्ड का मानना है वही मानना था. तो ध्यान में रखिए, इसके पहले भी मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ. In the field of post-colonial studies, who authored the fundamental and highly debated essay, Can the Subaltern Speak?, which argues that the voices of the most marginalized, specifically colonized women, are structurally silenced by both imperialism and patriarchy. Question number 10, again an important one. Options are given. And 4 options are Edward Said, Homi K. Bhabha, Chinua Achebe, गायत्री चक्रवर्ती, स्पीवॉक. तो यहाँ पर हमें डी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे डेफिनेटली. तो इसको समझ लेने जैसा है. गायत्री स्पीवॉक ने ये तर्क दिया कि जो एक्सप्लॉइटेड और जो दबे कुचले, जो खासकर जो महिलाएं हैं, ठीक है, इनकी कोई आवाज नहीं बचती. वे हमेशा दूसरों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं. जैसे गरीबों के बारे में अमीर बता रहा है, महिलाओं के बारे में पुरुष बता रहे हैं. जैसे आपके बारे में ऐसे समझिए कि आपके बारे में आपके घर वाले फैसला लें कि आपसे पूछे भी नहीं. तो कहने का मतलब स्पिवाक का मानना था कि अगर कोई महिलाओं की बात करे या शोषित महिला, खासकर शोषित महिलाओं की बात करे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा ना. तो ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
सेंटेंस करेक्शन है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें से, ठीक। 4 ऑप्शन पूरे दिए गए हैं। इफ़ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी। If I am the Prime Minister, I would eradicate the poverty. If I had been the Prime Minister, I will eradicate the poverty. If I were the Prime Minister, I would eradicate the poverty. तो यहाँ पर तो देखने से हमें डी विकल्प ही सही लगता है। अब डी क्यों सही होगा, बाकी क्यों नहीं सही होंगे? देखिए, जब स्पेशली ऐसे हम इसको लेट्स एक्सप्लेन इट लाइक दिस, फॉर हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस द सब्जंक्टिव मूड वर इज यूज्ड विद आई, ओके। subjunctive mood were, okay, is used with I, okay। ध्यान में रखिएगा, I के साथ क्या आएगा, वर आएगा। किन परिस्थिति में? जब हम कोरी कल्पना की बात करते हैं तो I के साथ वॉच की जगह वर का प्रयोग होता है। काश में पक्षी होता, ठीक। जैसे आप कहें काश में अंबानी होता पर जेब में 10 रुपए पड़े हों, तो वही बात है यहाँ पर। तो आई होप यू गॉट इट नाउ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले बता दें, जीआईसी लेक्चरर का जैसे कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाती हमारे अच्छे अच्छे कोर्सेज के बारे में। आज 4-5 महीनों से ये कोर्स हमारा चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने एडमिशन भी लिया है। हालांकि अब ये कोर्स लेने का समय तो रहा नहीं, तो ये पूरा का पूरा थियरी का कोर्स है। जीआईसी लेक्चरर के लिटरेचर की पूरी थियरी है, और थियरी ही नहीं है, थियरी है इंग्लिश में, हिंदी में, और इसके 10,000 MCQs भी दिए गए हैं, ठीक। तो ध्यान में रखिए, ये आगे के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये आपके काम का है, ये जो है, ये दोनों चीज़ें। ये जीआईसी लेक्चरर के अभी भी 3-4 दिन 5 दिन जो बचे हुए हैं, 3-4 दिन, आप 15 एडवांस प्रैक्टिस सेट्स हैं, इन्हें लेके कर सकते हैं। इनको लेके कर लेने से इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ये 15 एडवांस प्रैक्टिस सेट्स हैं, 15 सेट दिए हुए हैं 80-80 क्वेश्चन के। और ये अगर जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए, तो ये 4 घंटे में आप एक बार पढ़ चुकते हैं, इसे कई बार दोहरा सकते हैं। ये है आपका क्विकेस्ट रिवीजन, चाहे कंप्लीट ये तो हमारे यहाँ का पूरा प्रैक्टिस सेट्स का है। जो क्विकेस्ट रिवीजन है वो भी एक लॉन्च किया गया है, जिसमें पॉइंटर्स दिए हुए हैं। उसमें क्या पॉइंटर्स दिए हुए हैं, जैसे जो क्विकेस्ट रिवीजन है, आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाकर जैसे ही आप पेड कोर्स में जाते हैं, पेड कोर्स में जाएंगे, तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा, आपको 1000 पॉइंटर्स दिए गए हैं विद एग्जाम्पल्स विद इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो उसको पढ़ के भी आप परीक्षा दे सकते हैं, एग्ज़ाम छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेशन, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द रूइन मर्चेंट सेड, अलास आई एम अनडन। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर चारों विकल्प दिए हुए हैं। द रूइन मर्चेंट, इसके चारों ऑप्शंस में आपको सही जवाब देना है। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो मुझे लगता है यहाँ बी जवाब देने वाले सही होने चाहिए, क्योंकि अलास दुख को दर्शाता है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आएगा, और टेंस जो है पास्ट में बदल जाएगा। आई होप बी रिस्पॉन्ड करने वाले यहाँ पर सबके सब सही होंगे। Voice, choose the correct passive voice conversion for the given sentence. It is time to ring the bell. क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्ड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। वी ऑल नो इट इज़ टाइम टू प्लस वर्ब क्या चलता है, इट इज़ टाइम टू, इट is time to, it is time to प्लस क्या चलता है, वर्ब चलता है, ओके। तो ये तो इसमें हो गया, इट इज़ टाइम टू। लेकिन अगर हम इसी को पैसिव में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम क्या हो जाएगा, फॉर। कैसे बदलेंगे हम, it is time for, it is time for
प्लस क्या आएगा, इट इज़ टाइम फॉर, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस टू बी आ जाएगा, प्लस टू बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। तो ये ध्यान रखिए, पैसिव में जब आप बदलेंगे तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सी जवाब सही है, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। Transformation. Question number 14. Transform the given simple sentence into complex sentence. Seeing the tiger, the hunter climbed up a tree. आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में आई थिंक यहाँ पर ये जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। ध्यान में रखिए, when the hunter saw the tiger, he climbed up a tree. क्यों ऐसा होगा? A complex sentence uses subordinating conjunction like when to connect dependent and independent clauses. We all know. तो यहाँ पर हमें कनेक्ट करना था, एक हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस था, उसे हमें बदलना था कॉम्प्लेक्स में, तो हमने बिल्कुल यहाँ पे when लगा के बदला, when the hunter saw the tiger he climbed up a tree. आपको pernicious का synonym बताना है. What is the synonym of pernicious? Question number 15. Respond immediately. तो pernicious pernicious means having a harmful or fatal effect. कोई भी चीज़ जो हार्मफुल या फैटल इफेक्ट दे वो परनीशियस होती है। अब पूछा क्या गया है, सिनोनिम पूछा गया है, तो दिए गए विकल्पों में डिस्ट्रक्टिव सही आंसर होगा। जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी के लिए पबजी गेम क्या है, परनीशियस है। एंटोनिम बताना है, कैकोफोनी की एंटोनिम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्ड कीजिए। तो कैकोफोनी का एंटोनिम क्या होगा, यूफोनी होगा, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बी रिस्पॉन्ड करने वाले, कैकोफोनी मतलब शोर शराबा, यूफोनी मतलब मीठी और सुरीली आवाज़। ट्रैफिक का शोर क्या हो गया, कैकोफोनी हो गया। बांसुरी की धुन यूफोनी हो गया। Idiom and phrases. A damp squib. What is the exact meaning of idiom or damp squib? आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्ड करना है। चारों विकल्प देख लीजिए। और डैम्प स्क्विब का मतलब ध्यान में रखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान, या ऐसे इवेंट जो बहुत उबाऊ और फ्लॉप साबित हो उसको डैम्प स्क्विब बोलते हैं। सी जवाब देने वाले सही होंगे। एन इवेंट दैट इज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इट इज़ नॉट as exciting or successful as expected. In his landmark preface of Shakespeare, Dr. Samuel Johnson vigorously defends Shakespeare against classical critics who accused him of violating the three classical unities. Which of the three unities does Johnson concede that Shakespeare actually does observe? Question number 18. Respond to question number 18. तो यूनिटी ऑफ एक्शन यहाँ पर सही जवाब होगा, ध्यान में रखिएगा। यूनिटी ऑफ एक्शन जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। तो जॉनसन मानते हैं कि शेक्सपियर समय और स्थान के नियम तोड़ते हैं, लेकिन उनकी एक्शन की एक बहुत ही क्लियर बिगिनिंग और अंत होता है। ध्यान में रखिए इस बात को। In chapter 13 of Biographia Literaria, S.T. Coleridge famously distinguishes between two distinct types of imagination. Which of the following does he define as the living power and prime agent of all human perception? Question number 19 का जवाब दीजिए। Respond to question number 19. ऑप्शन में है फैंसी, द सेकेंडरी इमेजिनेशन, द इगोटिस्टिकल सबलाइम, द प्राइमरी इमेजिनेशन। तो डी जवाब देने वाले यहाँ सबके सब सही होंगे। ध्यान में रखिए, द प्राइमरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन वो बुनियादी मानवीय क्षमता है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और समझते हैं।
जैसे आँखों से देखकर दिमाग में चित्र बनाना, ऐसे आप समझिए. ओके. In other terms, you can say primary imagination is the basic human ability, you can say, to perceive and make sense of the world. Okay. Question number 20, T.S. Eliot's highly influential critical concept of the objective correlative, a set of objects, a situation, or a chain of events which serve as the formula for the particular emotion, was first introduced in his critical essay analyzing with Shakespearean play. Question number 20 का जवाब देना है. Hamlet and his problem, Macbeth, Tempest, The King Lear and the Fool. तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में ए रिस्पॉन्ड करने वाले सही हैं सबके सब. ध्यान में रखिएगा इस बात को. Basically, Eliot argued Hamlet was an artistic failure because it lacked an objective correlative for Hamlet's excessive emotions. Which prominent postmodern theorist and philosopher coined the oft-quoted definition of the postmodern condition as the incredulity towards meta-narratives, or skepticism toward grand overarching theories of history, science and progress. क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देना है. तो क्वेश्चन नंबर 29 में, और सॉरी 21 में, लेट मी टेल यू. तो यहाँ पर एक जीन फ्रैंकोस लियोटार्ड, इनका नाम आता है. तो ये लियोटार्ड के अनुसार ना, पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब है उन बड़ी बड़ी महान कहानियों या सिद्धांतों पर शक करना जो सब कुछ समझाने का दावा करते हैं. ठीक, जैसे कोई कहे सुबह जल्दी उठने से सब ठीक हो जाएगा, आप कहें बकवास. यही मानना था किनका? लियोटार्ड का. तो ध्यान में रखिए. तो यहां पर बी रिस्पॉन्ड करने वाले सबके सब सही होंगे. ध्यान में रखिएगा. Edward Said, so deeply influential foundational text of post-colonial theory, Orientalism, systematically argues that the Orient is essentially a geographically accurate and scientifically objective categorization by Western cartographers, genuine, equal and reciprocal cultural exchange between Eastern and Western scholars, discursive construct created by the West to intellectually dominate, restructure and justify imperialism over the East, term used exclusively to designate the literary tradition of Far East Asian nations. Question number 22. That's a wonderful and interesting question. और इसका आपको जवाब देना है. तो यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है, सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे. डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्ट क्रिएटेड बाय द वेस्ट टू इंटेलेक्चुअली डोमिनेट, रीस्ट्रक्चर एंड जस्टिफाई इंपीरियलिज्म ओवर द ईस्ट. मतलब क्या हुआ? एक्चुअली सेड आर्ग्यूड द वेस्ट इन्वेंटेड द ओरिएंट as exotic and inferior to justify ruling it. एडवर्ड सेड के अनुसार ओरिएंट मतलब पूरब, पश्चिमी देशों की एक मनगढ़ंत सोच है ताकि वे खुद को महान और हम पर राज करने को सही ठहरा सके. जैसे अंग्रेज खुद को सभ्य मानते थे. ठीक है. जैसे हॉलीवुड फिल्मों में इंडिया का मतलब सिर्फ सपेरे, झोपड़ियाँ, पीला फिल्टर, कैसी कैसी मूवी बनती है उस पर हम खूब रखते हैं. स्लम डॉग मिलियनेयर. तुम्हारे यहाँ अमेरिका में लोग दवा खा खा के ड्रग्स का शिकार होके मर रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करता. ये हमारी मानसिकता बना दी जाती है. हमारे यहाँ जो कुछ भी है सब बहुत बुरा है, आपके यहाँ जो कुछ भी है सब बहुत अच्छा है. तो ये एक मानसिकता बना दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. सेंटेंस करेक्शन है. चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो. क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देना है आपको, और 4 ऑप्शंस आर गिवन. आपको चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताएं. तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन को हम देखें तो ग्रामेटिकली करेक्ट तो हमें नहीं लग रहा है. नो सूनर हैड द बेल रंग व्हेन, नो नो नो. बी भी सही नहीं लग रहा है.
नो सूनर द बेल रैंग दैन द स्टूडेंट, यहाँ पर सी वाला सही है। ओके, ध्यान में रखिए, नो सूनर हैड द बेल रंग दैन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ द क्लास। द करेक्ट पेयर इज ऑलवेज नो सूनर दैन, ध्यान में रखिए, नो सूनर, नो सूनर विल बी फॉलोड बाय, क्या होगा, दैन, ध्यान में रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सी जवाब देने वाले सही होंगे। नो सूनर दैन एंड इट रिक्वायर्स इन्वर्जन, हैड द बेल रंग, इन्वर्जन भी होता है इसमें, ध्यान में रखिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द प्रोफेसर सेड आई हैव बीन रिसर्चिंग दिस टॉपिक फॉर 10 years। तो यहाँ पर चारों विकल्पों को पढ़िए और जवाब दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, लेट मी टेल यू, यहाँ डी जवाब देने वाले सही होंगे। क्यों, क्या होगा, द प्रोफेसर सेड दैट ही हैड बीन रिसर्चिंग दैट टॉपिक फॉर 10 years। We all know present perfect continuous changes to past perfect continuous and this changes to that. That is simple, very simple rule. Change the following sentence from active voice into passive voice. Who taught you English literature? So this is very cliche type question, but you should know as it has been frequently asked in examinations. सो क्वेश्चन नंबर 25 में जिन लोगों ने यहाँ पर ए रिस्पॉन्ड किया है वो सब के सब सही हैं। बाय whom were you taught English literature, ध्यान में रखिए। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू अ ग्रामेटिकली इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वर्क हार्ड एंड यू विल पास द GIC एग्जाम। So you are supposed to transform the following compound sentence into a grammatically equivalent complex sentence. कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ भी रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे, ध्यान में रखिए। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द GIC एग्जाम। सिंपल है भाई, इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। एडिंग द कंडीशनल इफ मेक्स द फर्स्ट क्लास डिपेंडेंट दस फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ध्यान में रखिए। preposition है fill in the blank with the most appropriate preposition. The manager was completely oblivious dash the conspiracy brewing among his staff. तो oblivious अनजान होना, बेखबर होना, तो क्या होगा यहाँ पे, preposition का सही यूज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए। तो यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे, ध्यान में रखिएगा। oblivious to, ध्यान में रखिए, द एडजेक्टिव oblivious is conventionally talking followed by the preposition to. So this is again an idiom and phrase. What is the exact meaning of the idiomatic expression to read between the lines? We all know because it is very cliche. So respond immediately. I'm not going to take much time in this question. Question number 28. तो क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ डी रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे। टू डिसर्न हिडन अनएक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है, इशारे समझना, हाव भाव से समझ लेना। हाँ, जब आपकी पत्नी कहे मैं ठीक हूँ तो आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना आना चाहिए। कई बार ठीक हूँ का मतलब ठीक हूँ नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स रीड बिटवीन द लाइन मीन्स लुकिंग फॉर डीपर अनस्टेटेड मैसेज, you can say beneath the literal words. One word substitution. What is the exact one word substitution for the phrase a person who is firmly indifferent to pleasure and pain? Question number 29. रिस्पॉन्ड कीजिए क्वेश्चन नंबर 29 का। तो यहाँ पर ए रिस्पॉन्ड करने वाले सही होंगे। सॉरी, प्लेजर एंड पेन से जो इनडिफरेंट रहने वाला व्यक्ति है वो स्टॉइक कहलाएगा। इट शोज नो इमोशन एंड एक्सेप्ट्स वॉट एवर हैपन्स विदाउट कंप्लेंट, स्टॉइक। एंड लेट मी अगेन टेल यू, you all know about these 15 practice sets and rapid revision boosters. Okay, so I think
you should go for the rapid revision boosters if you want to prepare. if you अगर आपने अभी तक लगातार तैयारी नहीं की है तो आप रैपिड रिवीजन बूस्टर्स जीआईसी लेक्चरर के लिए, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो कुछ ऐसे दिखता है, इसको भी ध्यान में रखिए। हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर, ये लोगो ध्यान में रखिए। सिनोनिम आपको बताना है एफीमेरल का, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एफीमेरल? तो एफीमेरल का मतलब जो कोई भी चीज़ टेम्परेरी है, ट्रांजिटरी है, ओके तो यहाँ पर ट्रांजिटरी ऑप्शन में दिया हुआ है, सिनोनिम पूछा गया है। सो एफीमेरल मीन्स लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज ट्रांजिटरी। सो फ्रेंड्स, दीज वो 30 क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए, और एप्लीकेशन पर पूरा का पूरा आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, रैपिड रिवीजन बूस्टर मिल रहा है पूरे लिटरेचर ग्रामर के लिए, और उसके अलावा पूरा कोर्स मिल रहा है जीआईसी लेक्चरर का। तो आई होप दिस इज़ मोर देन एनफ। और यूपी टीजीटी इंग्लिश का नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।